अगर आपका फंडामेंटल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का उल्लंघन होता है, वायलेशन होता है, तो आप क्या कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज़ एडवोकेट राधा एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि रिट क्या होती है। इस वीडियो में हम रिट के प्रकार जानेंगे, हम कुछ केस लॉज देखेंगे जिससे हम इन रिट को अच्छे से समझ सकें, और हम लास्ट में एक ट्रिक और टिप्स भी देखेंगे जिससे हम इनको लर्न कर सकें कि हम इसे कैसे लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रिट क्या होती है। तो रिट एक ऑर्डर या कमांड होता है जो कोर्ट के द्वारा इशू किया जाता है किसी पर्सन या अथॉरिटी को किसी काम करवाने या उस काम को रुकवाने के लिए। तो बेसिकली रिट एक ऑर्डर है और कमांड है जो इशू किया जाता है कोर्ट। तो इधर हम देखेंगे कि जो कोर्ट है, कोर्ट से हमारा मतलब तात्पर्य है कि इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की बात की जा रही है। जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, जो लोअर कोर्ट्स होते हैं, उनके पास ये पावर नहीं होती है, उनके पास रिट इशू करने की पावर नहीं होती है। तो अगर आपका कोई संवैधानिक या मौलिक अधिकार, फंडामेंटल या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट का वायलेशन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ही जा सकते हैं। आप सबऑर्डिनेट कोर्ट मींस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स नहीं जा सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वह फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की बात करता है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो आर्टिकल 12 से 35 तक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन कर रखे हैं, तो उनमें जो आर्टिकल 32 है वो सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है इशू करने के लिए रिट, जो हमारी फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है। तो इसीलिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको प्रोटेक्टर एंड गार्जियन कहा गया है फंडामेंटल राइट का। अब हम देखेंगे आर्टिकल 226 जो हाई कोर्ट को एम्पावर करता है रिट इशू करने के लिए अगर आपके फंडामेंटल राइट अलोंग विद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट होते हैं। तो हमने देखा जो आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 है, तो आर्टिकल 32 नैरोअर है और आर्टिकल 226 वाइडर है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 32 जो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है वो सिर्फ फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की पावर देता है, बट जो आर्टिकल 226 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट अलॉन्ग विद आपके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दोनों को ही प्रोटेक्ट करता है। तो अब हम देखेंगे कि कितने प्रकार की रिट होती हैं। तो रिट बेसिकली 5 प्रकार की होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिन रिट्स की बात करता है। पहले है हैबियस कॉर्पस, सेकंड है मैंडेमस, थर्ड है प्रोहिबिशन एंड फोर्थ है सर्च्योरारी एंड फिफ्थ है क्वो वारंटो। तो अब हम सबसे पहले अपनी पहली रिट की बात कर लेते हैं जो है हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब क्या होता है? टू हैव द बॉडी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर किसी ने इलीगली डिटेन कर रखा है तो टू हैव द बॉडी, तो हम कोर्ट से बोल रहे हैं कि हमको उस डिटेंशन से, उस इलीगल जो हमको पकड़ रखा है उससे छुड़वाने की बात की जाती है हैबियस कॉर्पस में। तो इसका मतलब क्या होता है? जो ऑर्डर ऑफ रिलीज होता है, जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आपको रिलीज करने का, जो छोड़ने का जो आदेश होता है, वही होता है हैबियस कॉर्पस के अंदर। तो ये क्या है? ये एक रेमेडी है जो पर्सन जिसको रॉन्गफुली डिटेन कर रखा है उसको रेमेडी, ये उसका समाधान है उसको इलीगल डिटेंशन से छुड़वाने का। तो इस जो हैबियस कॉर्पस है उस रिट का पर्पस क्या होता है? ये पनिश करने का पर्पस नहीं है, इसका पर्पस है कि आपको रिलीज करना। तो कैसे? अगर मान लो पुलिस ऑफिसर ने अगर आपको इलीगल तरीके से डिटेन कर लिया, आपको पकड़ लिया और जेल में डाल दिया है, तो आप क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास जाएंगे और उनको एक रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के थ्रू आप सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे या हाई कोर्ट के पास जाएंगे और आप या अपने एडवोकेट से बात करेंगे, वो आपके लिए एक रिट ड्राफ्ट करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में केस चलेगा, डेट्स में आप अपेयर होंगे। और आप अगर गलत तरीके से आपने अगर कोई क्राइम नहीं किया है और पुलिस ऑफिसर ने आपको डिटेन कर रखा है तो आप रिलीज हो सकते हैं इस हैबियस कॉर्पस की रिट की हेल्प से। ये वैसे तो जो रिट हैं वो मिंटेबल नहीं होती हैं इमरजेंसी के टाइम पे, बट ये हैबियस कॉर्पस है, ये इमरजेंसी के टाइम पे भी मिंटेबल होती है, क्योंकि आप इमरजेंसी के भी टाइम पर किसी को इलीगली डिटेन नहीं कर सकते हो, आप किसी को जेल में बिना किसी फॉल्ट के नहीं डाल सकते हो। तो रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस आपकी इमरजेंसी के टाइम पे भी मेंटेनेबल होती है।
अब हम देख लेते हैं कि जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है वो कब कब हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो जो रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस है इसको हम, अगर आपको डिटेंशन आपका लॉफुल है, अगर मान लीजिए आपने क्राइम किया, आपको तब पकड़ा है, तो आप हेबियस कॉर्पस के थ्रू रेमेडी नहीं ले सकते हैं। अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है, मतलब कोर्ट की अवहेलना, मतलब अगर आपने कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट किया है, अगर आपने कोई कोर्ट के आदेश है उसकी मतलब उसको नहीं मान रहे हो आप, तो आप इसके ऐसा नहीं कि आप कोर्ट का आदेश भी नहीं मानो और फिर आपको डिटेन कर लें, फिर आप चाहो कि नहीं हैबियस कॉर्पस के थ्रू हमको तो रिलीज़ करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। और दूसरा, अगर डिटेंशन इज़ आउटसाइड द जुडिक्शन ऑफ द कोर्ट, अगर कोर्ट के जुडिक्शन में ही है नहीं है वो डिटेंशन आपका, तो आप हैबियस कॉर्पस के रिट के थ्रू नहीं आप ये अप्लाई कर सकते हो। अब हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को समझने के लिए लैंडमार्क जजमेंट को देख लेते हैं, जो है श्रीमती जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। अब हम रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस को समझने के लिए एक लैंडमार्क जजमेंट देखेंगे जिसका नाम है श्रीमती जयम्मा वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था कि द कोर्ट रूल दैट रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कैन बी यूज्ड अगेंस्ट बोथ द स्टेट पब्लिक अथॉरिटी एंड द इंडिविजुअल फॉर डिटेनिंग समबडी अनलॉफुली। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको पब्लिक अथॉरिटी डिटेन करती है तब भी आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कर सकते हो, या मान लीजिए किसी ने आपको, मतलब इंडिविजुअल ने भी आपको गलत तरीके से डिटेन कर रखा है, तब भी आप रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस के थ्रू उस इलीगल डिटेंशन से बाहर आ सकते हो। अब हम दूसरे रिट को समझते हैं। दूसरे रिट का नाम है मैंडेमस। मैंडेमस का मतलब क्या होता है, वी कमांड। वी कमांड मीन्स इसमें क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है वो पब्लिक अथॉरिटी को कमांड करता है कि वो अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करें। तो ये जो इशू की जाती है मैंडेमस, वो पब्लिक अथॉरिटी को इशू की जाती है। उनको कहा जाता है कि आप अपनी लीगल ड्यूटी को परफॉर्म कीजिए, जो आप फेल हो गए हैं, जो आपको लीगल ड्यूटी परफॉर्म करनी चाहिए थी पर आप नहीं कर रहे हैं, तो ये उसके लिए होता है। अब हम देखेंगे कि जो मैंडेमस होती है वो किस इसके अगेंस्ट इशू की जा सकती है। तो ये पब्लिक ऑफिशियल्स के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, पब्लिक कॉर्पोरेशन के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, ट्रिब्यूनल्स के अगेंस्ट इशू की जा सकती है, इन्फीरियर कोर्ट, लोअर कोर्ट्स होते हैं, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स होते हैं, उनके अगेंस्ट इशू की जा सकती है, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ये इशू की जा सकती है। बट हमको अब ये भी जानना होगा कि ये किसके अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है। तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट इशू नहीं की जा सकती है, और बॉडी, जैसे हमने देखा था जो हैबियस कॉर्पस है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट भी इशू की जा सकती है। बट जो मैंडेमस है, आप किसी प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी पर्सन को नहीं बोल सकते हो कि मैं कोर्ट से ऑर्डर दिलवा दूंगा, आपको ये काम करना ही होगा, नहीं। ये सिर्फ अथॉरिटीज़ होती हैं, उन्हीं को आप ऑर्डर कर सकते हो। प्रेसिडेंट को भी आप ये मैंडेमस इशू नहीं कर सकते हैं, गवर्नर ऑफ द स्टेट्स को भी आप मैंडेमस इशू नहीं करवा सकते हैं, और वर्किंग चीफ जस्टिसेज, जो चीफ जस्टिसेज होते हैं, उनको भी आप नहीं ऑर्डर दिलवा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से कुछ काम करवाने के लिए जो फेल हो गए हैं, नहीं। आप सिर्फ पब्लिक अथॉरिटीज़ होती हैं उनको करवा सकते हैं। जैसे हम इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लीजिए कि आप स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपके प्रिंसिपल ने आपको डिबार कर दिया, आपको टीसी दे दिया कि आप इस स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, एडवोकेट आपके बिहाफ पर एक रिट ऑफ मैंडेमस लगाएंगे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में। तो फिर इसके थ्रू आपके जो प्रिंसिपल हैं जिन्होंने आपको डिबार किया है, अगर आपने इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो कोर्ट है जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, वो ऑर्डर देगा किनको, पब्लिक अथॉरिटी, मतलब स्कूल के प्रिंसिपल्स को या बोर्ड जो आपको एग्ज़ाम नहीं देने दे रहा है उनको, कि आप इनका एग्ज़ाम बैठने दें। तो इस रिट के थ्रू आप ऐसे कर सकते हैं। तो एक इसका लैंडमार्क जजमेंट है निजामुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। तो इस केस में क्या हुआ था, तो बेसिकली इस केस में क्या हुआ था, निजामुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल में सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया था कि जो मैंडेमस है वो आप अथॉरिटी के अगेंस्ट कर सकते हैं अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के लिए फेल हो गए हैं, जो लॉ के द्वारा प्रिस्क्राइब होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप अपनी तरफ से कोई ड्यूटी बना लेते, नहीं। अगर लॉ में अपने कानूनों में लिखा हुआ है कि ये आपको करना है, मैंडेटरी है, या आप उसको नहीं करते हैं, तो आप रिट ऑफ मैंडेमस के थ्रू वो आप लीगल ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में रिट पिटीशन डाल सकते हैं।
अब हम अपनी थर्ड रेट के बारे में समझेंगे, जो है प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? टू फॉरबिड। टू फॉरबिड मीन्स टू स्टॉप, और मतलब किसी को मना करना कुछ करने से। तो प्रोहिबिशन का मतलब ये होता है। तो ये क्या है? प्रिवेंटिव इन नेचर होती है, और ये लोअर कोर्ट, जो इन्फीरियर कोर्ट्स होते हैं, अगर वो अपनी ज्यूरिडिक्शन को एक्सीड करते हैं, अगर वो आउटसाइड ऑफ द ज्यूरिडिक्शन कुछ करते हैं, तभी हम ये रिट ऑफ प्रोहिबिशन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें एक चीज़ का हमको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो लोअर कोर्ट को तभी इशू की जा सकती है जब उनकी प्रोसीडिंग पेंडिंग है, मतलब कोई डिसीजन नहीं आया है। अगर मान लो उन्होंने किसी केस का जजमेंट दे दिया डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, तो फिर हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन हमको याद रखना होगा कि ये ओनली ये जुडिशियल और क्वाजी जुडिशियल बॉडीज, अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट ही की जा सकता है, ये प्राइवेट इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट नहीं की जाती हैं। अब हम इसको रिट ऑफ प्रोहिबिशन को एक लैंडमार्क जजमेंट के थ्रू समझेंगे। तो जो हरी विष्णु वर्सेस सैयद अहमद आसिक का जजमेंट था, उसमें क्या हुआ था? उसमें एक रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सेशोरारी के बारे में बताया था। क्योंकि हमने क्या देखा कि जो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है वो सिर्फ तभी लागू की जा सकती है जब आपके लोअर कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो पेंडिंग चल रही है, उसका जजमेंट नहीं आया। तो इस केस में वही हेल्ड हुआ था कि अगर लोअर कोर्ट है, उनका डिसीजन नहीं आया है, तो हम प्रोहिबिशन करेंगे, पर आ गया है तो हम क्या करेंगे? सेशोरारी करेंगे। क्योंकि ये तभी की जा सकती है, प्रोहिबिशन कैन ओनली बी सबमिटेड व्हेन जजमेंट नॉट येट बीन गिवन। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन कब की जा सकती है? जब आपका जजमेंट नहीं आया है। तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि अगर कोई एग्रीव्ड पर्सन है जिसके साथ अन्याय हुआ है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन के थ्रू तभी जा सकता है जब नीचे लॉ कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, उस केस का जजमेंट नहीं आया है। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नीचे नेक्स्ट जो रिट को देखेंगे उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा रिट ऑफ प्रोहिबिशन और रिट ऑफ सेशोरारी क्या होती है। अब हम अपनी नेक्स्ट रिट को समझेंगे, जो है सेशोरारी। सेशोरारी का मतलब क्या होता है? टू बी सर्टिफाइड। टू बी सर्टिफाइड का मतलब इसमें क्या होता है? जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होते हैं वो लोअर कोर्ट को के डिसीजन को रिव्यू करते हैं। इसमें क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, मान लीजिए कि अगर लोअर कोर्ट है, उन्होंने कुछ एरर कर दिया है, तो वो क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस जो जजमेंट है नीचे वाला उसको क्वैश कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि क्या ग्राउंड्स हैं जिसमें हम रिट ऑफ सेशोरारी इशू करवा सकते हैं। तो अगर लोअर कोर्ट है, वो अपना विदाउट ज्यूरिडिक्शन अगर कोई ऑर्डर इशू करता है तो हम रिट ऑफ सेशोरारी फाइल कर सकते हैं। अगर वो एक्सरसाइज करता है एक्सेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन, तो भी हम रिट ऑफ सेशोरारी फाइल कर सकते हैं। इसके साथ अगर वो ऑर्डर है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ज्यूरिडिक्शन इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो इसमें भी हम रिट ऑफ सेशोरारी हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास फाइल कर सकते हैं। और एक और ग्राउंड है, अगर वो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को भी वो ऑर्डर, अगर जो लोअर कोर्ट है अगर उन्होंने कोई ऑर्डर दिया है, अगर वो हमारे नेचुरल प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के, जो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस है, उसको अगर वायलेट करता है, तो हम रिट ऑफ सेशोरारी के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो इसको भी हम एक लैंडमार्क केस जजमेंट के थ्रू समझेंगे, जो है राधे श्याम एंड अनदर। अब हम इसमें देखेंगे कि जो ANR का मतलब क्या होता है और ORS का मतलब क्या होता है। इट्स जस्ट पार्ट ऑफ लर्निंग। ANR मीन्स अनदर और ORS मतलब अदर्स। मतलब राधे श्याम एंड ANR मतलब आपके साथ एक ही इंडिविजुअल, आप दो लोग हैं जो ये पिटिशनर है। इसमें रिस्पोंडेंट मतलब क्या है? ORS मतलब अदर्स, मतलब इनके साथ एक नहीं 4, 5 या 5 इससे भी ज़्यादा लोग हैं, तो हम छापी नाथ एंड ORS लिखेंगे। तो ये पता होना चाहिए लॉ स्टूडेंट को। तो अब हम देखेंगे कि इसमें क्या हुआ था। तो इसमें हुआ था कि रिट ऑफ जो सेशोरारी है वो कैन नॉट बी फाइल्ड अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ सिविल कोर्ट। इसका क्या मतलब हुआ? सिविल कोर्ट तो लोअर कोर्ट होता है। हाँ, तो हमको पता है कि जो सिविल कोर्ट है वो हमारे अगर कोई ऑर्डर इशू करता है तो वो हमारी फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट तो नहीं होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अगर सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट अगर कोई ऑर्डर इशू करता है
तो हम हर ऑर्डर के अगेंस्ट हम certiorari नहीं फाइल कर सकते हैं, बट अगर वो फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, नेचुरल जस्टिस को वायलेट करता है या आपके एक्सेस ऑफ द जुरिडिक्शन है, तभी हम रिट ऑफ certiorari के थ्रू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। होप सो आपको समझ में आ गया होगा ये 4 रिट। अब हम अपनी फाइनल रिट की जो लास्ट रिट है उसको समझते हैं, वो है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो को लिटरल मीनिंग क्या होता है? बाय व्हाट अथॉरिटी। व्हाट अथॉरिटी मीन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट होता है, वो जो पब्लिक जो पर्सन है उसने अगर कोई पोजीशन होल्ड कर रखी है तो वो उनसे पूछता है कि आपके पास अथॉरिटी है ये पोजीशन होल्ड करने की। अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप ये रिट ऑफ क्वो वारंटो है, आप इसके थ्रू उस पर्सन को उस होल्डिंग से हटा सकते हैं। तो बेसिकली क्या है, इस रिट का पर्पस क्या है कि लीगलिटी ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द पब्लिक ऑफिस। अगर वो बोल रहा है कि मैं ये पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता हूँ तो उसकी लीगलिटी ये रिट चेक करती है। तो इसमें क्या होता है, एनी पर्सन कैन फाइल अ रिट ऑफ क्वो वारंटो इफ बिकॉज ऑफ इलीगल होल्डिंग ऑफ द पोजीशन योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड। मान लीजिए कोई है, उसने जैसे आपको टीचर बनना था, कोई आपकी जगह टीचर बन जाता है, तो रिट ऑफ क्वो वारंटो से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पूछ सकता है कि यार इनका नंबर आया था, आप कैसे? तो आप ऐसे रिट ऑफ क्वो वारंटो समझ सकते हैं। इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि जो हमने ऊपर 4 रिट देखी थी, मैंडेमस, हैबियस कॉर्पस, certiorari, प्रोहिबिशन, तो उसमें क्या होता था कि जो एग्रीव्ड पर्सन है वही जाके इसके लिए अपील कर सकता था। बट इसमें क्या है कि कोई भी इंटरेस्टेड पर्सन, नॉट नेसेसरी कि वो एग्रीड पर्सन है, वो भी ये रिट को सॉर्ट कर सकता है, इस रिट के थ्रू रेमेडी ले सकता है। तो इसको भी हम एक केस लॉ के थ्रू समझते हैं, जो केस है अमरिंदर चंद्र वर्सेस नरेंद्र कुमार बसु। इस केस में क्या हुआ था, इसमें बोला गया था कि जो रिट ऑफ तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस में बोला गया था कि जो रिट ऑफ क्वो वारंटो है would not be applicable to an office to a private nature। तो हम ये रिट ऑफ क्वो वारंटो को एक एग्जाम्पल, जैसे इसमें हमने बोला है ना कि प्राइवेट नेचर, तो इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। मान लीजिए जो फिल्म प्रोड्यूसर करण जौहर हैं, अगर वो किसी एक्ट्रेस को हायर करते हैं किसी मूवी के लिए, तो वो एक्ट्रेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकती है रिट ऑफ क्वो वारंट के थ्रू कि आप मुझे हायर कीजिए, आई एम द सुटेबल पर्सन फॉर दिस। नहीं, क्योंकि पब्लिक इंडिविजुअल्स की अथॉरिटी चेक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफिस है, उसमें अगर कोई पर्सन है जो आपको लगता है कि इलीगल तरीके से उस पोजीशन को होल्ड कर रहा है, तो आप फिर ये रिट ऑफ क्वो वारंट के थ्रू उसको चैलेंज कर सकते हैं। होप सो आपको ये रिट समझ में आई होंगी। हाँ, अब लास्ट में मैंने आपसे जैसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको ये रिट को 5 टाइप की रिटेन को लर्न करने के लिए भी आपको बताऊंगी कि कैसे याद किया जा सकता है। तो इसके लिए एक ट्रिक क्या है कि जैसे PCMH, तो हम ऐसे बोल सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हैविंग क्वेश्चंस। तो ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं। तो P फॉर प्रोहिबिशन, C for certiorari, M for mandamus, H for habeas corpus and Q for quo warranto। तो इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हैं। तो अभी हम जो 5 रिट्स हमने पढ़ी हैं उनका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। तो पहला है रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसमें होता है टू ब्रिंग द बॉडी बैक। इसमें अगर आपको कोई इलीगल डिटेन कर लेता है तो आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। मैंडेमस का मतलब वी कमांड, इधर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कमांड करता है पब्लिक अथॉरिटी को टू परफॉर्म देयर लीगल ड्यूटी। तो रिट ऑफ प्रोहिबिशन में हमका मतलब क्या होता है, टू फॉरबिड, टू स्टॉप। तो लोअर कोर्ट ने अगर कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रहा है, अगर आप उसको स्टॉप करवाना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। certiorari, अगर कोई डिसीजन आ चुका है, आप उसको सर्टिफाई करवाना चाहते हैं कि उसकी लीगलिटी का क्यूरेटिव पिटीशन उसके रिव्यू करवाना चाहते हैं, तो आप किस में जा सकते हैं, रिट ऑफ certiorari में उसको क्वेश्चन करवाने के लिए। क्वो वारंटो मतलब बाय व्हाट अथॉरिटी। तो आप अगर कोई पर्सन है, कोई लीगल अथॉरिटी या कोई पब्लिक ऑफिस को होल्ड करता है, तो आप रिट ऑफ क्वो वारंट के थ्रू उनसे पूछ सकते हैं आप किस अथॉरिटी इस पोजीशन को होल्ड करते हैं। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, एंड इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. Stay tuned for such informative videos. Thank you. Thanks for watching.